बच्चों, आगे आपका गृह कार्य व्यवस्था में आता है कि गृह कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण। आप उसका काम का विभाजन कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्य हमें कब और कैसे करना चाहिए। इसके लिए गृह कार्य को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है: दैनिक, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक, सामयिक और आकस्मिक कार्य। दैनिक कार्य में जैसे आप किन कार्यों को रख सकते हैं: भोजन की व्यवस्था करना, घर की सफाई करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, वस्त्र धोना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रतिदिन किया जाना अनिवार्य है। यदि गृहिणी इस कार्य योजना को कुशलतापूर्वक निर्धारण करती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भी इन कार्यों में रुचि, समय की उपलब्धता और क्षमता के अनुसार सहयोग प्राप्त करती है, तो उसके सभी कार्य व्यवस्थित रूप से सरलता से संपन्न हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है साप्ताहिक कार्य। कुछ घरेलू कार्य जो प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जैसे घर की सफाई, बिस्तर की चादरें, पर्दे आदि धोना, गर्म कपड़ों को धूप दिखाना, फर्नीचर, अलमारी की सफाई, सप्ताह के आवश्यक सामान की खरीदारी करना और किसी आवश्यक कार्य हेतु मित्रों से मिलना आदि ये कार्य साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। फिर आता है इसके बाद मासिक कार्य। मासिक कार्यों में जैसे खाद्य सामग्री मार्केट से मंगाना, उन्हें साफ कर डिब्बों में भरना रखना, रद्दी और अनावश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी छटनी करना, वस्त्रों की मरम्मत करना, ये सब इसमें आता है। इनके अतिरिक्त नौकरों को उनका वेतन देना, अखबार, टेलीफोन आदि का बिल जमा करना, ये भी मासिक कार्य की श्रेणी में आता है। फोर्थ है वार्षिक कार्य। घर की पुताई जो साल में एक बार किए जाते हैं वह कार्य। घर की पुताई, रंग रोगन कराना, व्यर्थ की वस्तुओं को हटाना, वर्ष भर के लिए संग्रहित किए अनाज, अन्य खाद्य सामग्री का उचित संरक्षण जैसे कार्यों को स्थान इसमें दिया जाता है। सामयिक कार्य होते हैं। कई कार्य परिवार में ऐसे करने होते हैं घर में जो वर्ष में किसी समय विशेष पर नहीं बल्कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार किए जा सकते हैं, जैसे वस्त्रों की सिलाई आपको जब समय है या जब ज़रूरत है हम तब बनाते हैं, और बुनाई करना, अचार चटनी मुरब्बे डालना, विभिन्न त्योहारों की व्यवस्था करना। इन सब कार्यों को संपन्न करने के लिए गृहिणी को अपनी दिनचर्या से संबंधित कार्यों को तनिक लघु रूप देकर सुगढ़ता से पूर्ण करना चाहिए। मीन्स दैनिक कार्य तो आपके चलते ही रहते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा समय निकालकर इन कार्यों को भी वह कर सकती है। फिर आता है आकस्मिक कार्य, जैसे जिसकी हमें कोई पूर्व में जानकारी नहीं होती, बिना सूचना के ही अनिवार्य रूप से कार्य करने पड़ते हैं, उन्हें आकस्मिक कार्य कहते हैं। जैसे विवाह समारोह, शोक उल्लास के अवसर पर सम्मिलित होना, अतिथि सत्कार करना, मित्र और किसी संबंधी के यहाँ जाना, मकान बदलना, सैर सपाटे पर या किसी यात्रा पर जाना, इस तरह के जो कार्य होते हैं उन्हें आकस्मिक कार्यों में रखा जाता है। फिर आता है गृह व्यवस्था के साधन। अब किन साधनों से हम अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साधनों का गृह कार्य व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कार्य व्यवस्था में व्यक्ति के स्थान पर साधनों के प्रबंध का अधिक महत्व होता है। यदि परिवार के सभी सदस्य योग्य सक्षम हैं तो वे सब प्रकार के प्रबंध में अपना योगदान कर सकते हैं। असीमित उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उपयोग करने का निर्णय लेना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, तो उनके लिए हमें सीमित साधनों का उपयोग करके निर्णय करना चाहिए। साधनों की दूसरी विशेषता इनके विभिन्न प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार कैसे? जैसे कि धन और मुद्रा का उपयोग भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रमण पर किया जाता है, किंतु ये उद्देश्य सीमित धनराशि द्वारा संपन्न किए जाने संभव नहीं है। इस तर्क को ध्यान में रखकर कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले साधनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे भौतिक साधन। आज के युग में मुद्रा मीन्स पैसा को सर्वश्रेष्ठ भौतिक साधन के रूप में माना जाता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान की सुविधा जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। इनके अतिरिक्त रोग निदान, बच्चों की शिक्षा, अन्य कारकों के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अत्यंत सुख सुविधामय जीवन जीने के लिए तो असीमित धनराशि भी कम पड़ जाती है।
वर्तमान युग में किसी भी परिवार की कार्य व्यवस्था वस्तुतः धन पर ही निर्भर करती है। फिर आता है मानवीय साधन। मानवीय साधन कैसे, जिनमें हमें मानव के आवश्यकता होती है, जैसे सामर्थ्य व शक्ति, ये मानव उनके पास ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य व शक्ति उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अतः गृहिणी को कार्य व्यवस्था की योजना स्वयं की तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सामर्थ्य के क्षमता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। इससे किसी भी व्यक्ति पर कार्य का अधिक भार नहीं पड़ेगा और उनके समय व श्रम की भी पर्याप्त बचत हो जाएगी। शक्ति का अधिक व्यय होने से कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है और कार्य की उत्तमता में भी कमी हो जाती है। इसके विपरीत कार्य का सरलीकरण करने से कार्य थोड़ी शक्ति में अपेक्षाकृत कम समय में ही उत्तम ढंग से हो जाता है। ठीक है, कार्य को इतनी आसानी से करना, इतने सरल तरीके से करना कि हमें उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का अनुभव ना हो और जो परिवार के सदस्य हैं वह भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अनुभव ना करें। इस तरह से हमें अपने कार्य को व्यवस्थित करना कार्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर आता है अनुभव अथवा पूर्व ज्ञान। किसी भी कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को संबंधित कार्य का अनुभव कुछ को होता है, कुछ को पूर्व ज्ञान होता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। अनुभवी व्यक्ति से काम में त्रुटि की संभावना कम नहीं होती और कार्य सफल परिणाम के साथ संपन्न हो जाता है। आप देखते हैं घर में आपकी जो मदर हैं, आप उनसे भी राय लेते हैं, मम्मी अगर मैं इस काम को ऐसे करूँगी तो कैसे होगा, इसको करूँगी तो कैसे होगा। आप वो क्योंकि इतनी अनुभवी होती हैं, उनके पास पूर्व ज्ञान है कि अगर ऐसा करेगी मेरी लड़की तो उसको ये फ़ायदा होगा, इसको आसानी से कैसे करेंगे। ये सब ज्ञान आप अपने परिवार में ही देखकर सीख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी मम्मी को अपने घर में देखिए, अपने या किसी भी लेडी को, व्यक्ति को, परिवार के सदस्यों को देखिए वे कार्य को किस तरह से करते हैं और आप उनकी एक माइंड में अपने या एक लिखित रूप में उसकी रूपरेखा तैयार करें और उन कार्यों को करने का प्रयास करें, तो ही आपको कार्य करने का अनुभव आपको अभी से प्राप्त होता जाएगा। फिर आता है समय। समय में क्या है, वर्तमान समय में समय को कार्य का प्रमुख साधन माना जाता है। कार्य को सरल बनाने में व्यक्ति के विवेक और क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्य के क्रियान्वयन में समय की बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स ऐसी आप योजना बनाएं, ऐसी व्यवस्था करें कार्य की कि हमारा ज़्यादा समय किसी भी काम में बर्बाद ना हो। ऐसा नहीं कि एक कार्य को आपने बहुत दिनों तक 4-5 दिन लगा दिए तब हम उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, नहीं। अपने कार्य की योजना इस तरह से बनाएं कि हम उसे कम समय में पूरा करने की उसमें कोशिश करें। फिर आता है रुचि एवं मनोवृत्तियाँ। रुचि एवं मनोवृत्ति कि आपने अभी शुरू से बहुत बार पढ़ लिया है कि अगर किसी परिवार के सदस्य का भी आप उसमें सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और उसके अनुसार भी आप उसको कार्य दे सकते हैं, तो यही चीज़ इसके अंदर है कि आप जो व्यक्ति का काम सौंप रहे हैं, किसी को दे रहे हैं जिम्मेदारी, तो आप उसको उसकी रुचि, उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसके अनुसार ही उसको काम दें। अगर आप उसकी इच्छा के बिना काम उसको पकड़ा देते हैं, दे देते हैं, तो वह उसको रुचिपूर्ण ढंग से नहीं कर पाता। फिर आता है सामुदायिक साधन। कुछ साधन सामुदायिक होते हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल और यातायात के साधन, बैंक, डाकघर आदि सामूहिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। मीन्स ये भी एक कार्य स्थल हैं, यहाँ पर आप सहयोग के साथ कार्य करते हैं। इस तरह से अब आता है आपका श्रम व समय की बचत के उपाय एवं उपकरण। ये हम आपकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक की वीडियो में आपने जो पढ़ा है इनको ध्यान से समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये जो टॉपिक है गृह कार्य व्यवस्था के साधन में जो आपने पढ़े हैं, भौतिक साधन, मानवीय साधन। मानवीय साधन में सामर्थ्य एवं शक्ति,
अनुभव अथवा पूर्व ज्ञान, समय, रुचि एवं मनोवृत्ति और सामुदायिक साधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, टॉपिक है ये वाला, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।